दोस्तों नमस्कार, मैं राघवेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान.com में। दोस्तों पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करी थी, जिससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, उसे आप ज़रूर देखें। आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट की। ये बजट 1 फरवरी 2022 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। तो आइए आज के सेशन की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। आज़ाद भारत के द्वारा पहली बार बजट षणमुखम चेट्टी के द्वारा, जो उस समय वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा पेश किया गया। देखिए, जो ये बजट पेश किया गया उसकी खास बातें ये हैं जो कि एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। उनमें ये है कि इस बजट का सबसे पहली बात आकार क्या था। तो दोस्तों इस बजट का आकार था 39.45 लाख करोड़ रुपए, 39.45 लाख करोड़ रुपीस का ये बजट है। इस बजट में जो भारत की आर्थिक विकास दर है इस वित्त वर्ष 2022-23 में ये 9.2% रहने का अनुमान है। कितना रहने का अनुमान है? 9.2%। राजकोषीय घाटा जो है उसका अनुमान है, राजकोषीय घाटा जो हमें उठाना पड़ेगा इस वित्त वर्ष में वो 6.4%। छक्का चौवा करके याद कर लीजिएगा, यानी राजकोषीय घाटा हमें जो छक्के चौवे में 6.4% में होना है। राजस्व घाटा जो है वो 3.8% होने की संभावना है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं, देखिए बजट में सरकार आखिर हम पर कैसे व्यय करती है। जब तक उसे आय नहीं होगी तब तक वो व्यय कैसे करेगी, और व्यय नहीं करेगी तो विकास संभव नहीं है। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि पैसा कहाँ से ज़्यादा मात्रा में आता है और किधर ज़्यादा मात्रा में लगा जाता है, यानी इनकमिंग कहाँ से है और आउटगोइंग कहाँ से है। तो पहले हम इनकमिंग की चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारे पास जो पैसा आता है, जो हमारे राजकोष में धन आता है, वो सर्वाधिक आता है उधार और अन्य देयताएं। देयता मतलब देयता का मतलब देयताएं मतलब हुआ कि जब आप उधार लोगे तो देना भी पड़ेगा ना। तो उधार और अन्य देयताओं से आता है 35%। यानी अगर 100 रुपये भारत सरकार कमा रही है तो उसमें 35 रुपये कहाँ से कमाती है? उधार और अन्य देयताओं से। कहाँ से? उधार और अन्य देयताओं से। और 16% कमाती है जीएसटी से, है ना, जीएसटी से 16%। और अगला है निगम कर से 15%, आय कर से 15%। तो इसे याद कर लीजिएगा, उधार से 35%, जीएसटी से 16%, निगम कर से 15% और आय कर से 15%। इसे जीएसटी को माल और सेवा कर भी कहते हैं, माल एवं सेवा कर। अब देखिए पैसा जाना कहाँ पर है, यानी कहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च होना है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण पैसा खर्च होना, जब आपने उधार लिया है तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो जब उधार भी नंबर 1 पर था तो आपका ब्याज भी नंबर 1 पर होगा। तो ब्याज अदायगी में नंबर 1 पर पैसा जाएगा। ये अगर आप खर्च कर रहे हो 100 रुपये तो उसमें 20 रुपये जो यानी 20% खर्च करोगे ब्याज चुकाने में। और राज्य जो कि कर वसूली होती है पूरी, उसमें राज्यों का हिस्सा होगा 17%। तो ये 2 महत्वपूर्ण याद कर लीजिएगा। अब अगला हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि बजट में हुआ क्या है। बजट में 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। बजट में 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है पीएम गतिशक्ति योजना, सबसे महत्वपूर्ण, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी विकास मतलब ये हुआ कि भविष्य को देखते हुए, यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो कैसे हमसे लाभ में ही रहें, उन्हें हानि ना हो, ऐसा विकास करने को ही समावेशी विकास कहते हैं। तो समावेशी विकास हमारी योजनाओं में हो गया। निवेशों का वित्त पोषण वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप वित्त पोषण नहीं करेंगे, धन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे नए निवेशकों को, तो जाहिर सी बात है हमारी अर्थव्यवस्था स्लो हो जाएगी। अगला है ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। ये 4 हैं हमारे, है ना। ये चौथा क्या है? ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। फिर समझिए, पीएम गतिशक्ति पहला, समावेशी विकास दूसरा, निवेशों का वित्त पोषण तीसरा, चौथा ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। अब ये ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना को चौथे महत्वपूर्ण स्तंभ में या जो प्राथमिकता उसमें इसलिए भी रखा गया कि वैश्विक स्तर पर हम कई संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, और जो इस समय वैश्विक जलवायु का जो ग्लोबल वार्मिंग और कई मुद्दे चल रहे हैं, ऐसे में अगर हम अपनी ऊर्जा परिवर्तन संबंधी योजनाओं को अपने बजट में नहीं रखते हैं तो ये वैश्विक स्तर पर हम अपनी जवाबदेही हमारी सुनिश्चित नहीं हो सकती है, और हमें इसको बहुत ज़्यादा महत्व देना भी पड़ेगा। इसके चलते ही
कुछ कार्य किए भी गए जिसे हम बताते हैं। अब आइए इन 4 प्राथमिकताओं की चर्चा करने से पहले हमें PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की भी चर्चा कर लेते हैं। ये भी हमारे उसका महत्वपूर्ण बजट का हिस्सा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये क्या है कि जो जितने भी नए मतलब जो नए उद्योग आ रहे हैं, जो कि छोटे स्तर के माइक्रो हैं, मिनी हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए। तो अब जब इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जब आप कोई मान लीजिए आपको 8 लोगों का बीमा कराना है किसी व्यक्ति को, उसने 10 का करा दिया किसी बीमा कंपनी में, तो उसे 2 लोगों का चूंकि उसने एक्स्ट्रा कराया है, इसलिए उसे इंसेंटिवाइज किया जाता है ना, उसे प्रोत्साहित करने के लिए कि आप आगे और अच्छा करें, उसके लिए उसे कुछ लाभ दिया जाता है, उसे इंसेंटिव कहते हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यही है कि जो भी ये नए सूक्ष्म लघु और ये सारे जो उद्योग आ रहे हैं, इनको प्रोत्साहित करके एक्सपोर्ट लेवल पर ले जाया जाए, इनके रोज़गार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि नए नए रोज़गार क्रिएट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और जो हमारी सरकार की योजना है 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए वो पूरी हो सके। तो ये हमने PLI की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इन 4 प्राथमिकताओं की। इनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे PM गतिशक्ति योजना की। PM गतिशक्ति योजना बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इसके आकार से आप समझ सकते हैं कि 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है। 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है। और इसे कब जारी किया गया, यहाँ इसकी घोषणा कब की गई है? 15 अगस्त 2021 को माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम इस योजना को चलाएंगे। और ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी हो जाती है, इसका बजट से भी बड़ा आकार है, यानी भविष्य को देखते हुए योजना बनाई जा रही है। अब इसमें किया क्या जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया जाएगा। और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को? जो कि यातायात संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर आप मान लीजिए, उसमें आप इस तरह समझ सकते हैं कि सड़क से संबंधित सड़क मार्ग हो गया, वायु मार्ग, जल मार्ग, रेलवे, लॉजिस्टिक, टर्मिनल। ये जो हमारा PM गतिशक्ति योजना है, ये हमारा इसके जो मेन 7 इंजन हैं, यानी 7 पिलर्स पर ये टिका हुआ है। लेकिन उसका ओवरऑल निष्कर्ष ये है कि ये जितने भी हमारे यातायात के साधन होते हैं उनको मजबूत करना है। और साथ ही जो उद्योग जो है सड़क के किनारे ज़्यादा पनपते हैं, तो अगर आप इन सारी सुविधाओं को मजबूत कर रहे हो और आपको उद्योगों को भी बढ़ावा देना है, तो आपको लॉजिस्टिक से रिलेटेड भी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। मोटे शब्दों में समझ लीजिए, लॉजिस्टिक मतलब होता है जो सामान है उसके रख रखाव का। अब मुझे यहाँ से अगर सामान दिल्ली ले जाना है, कोई सामान, और दिल्ली ले जाने के लिए दिल्ली या काफ़ी दूर में पश्चिम बंगाल ले जाना है, और ऐसे में मुझे हो सकता है कि कहीं पर ठहराव रखना भी पड़े जा करके सामान को, और अगर वो नहीं रखते तो हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में लॉजिस्टिक की टीम ही हमारी मदद कर सकती है। और भी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक का होना बहुत ज़रूरी है। समुद्र में भी जब विदेशों से सामान आता है तो वो से लॉजिस्टिक सेंटर्स ही होते हैं जहाँ पर उस सामान को रखा जाता है, बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो PM गतिशक्ति योजना है, 15 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई थी, इसकी घोषणा की गई। 100 लाख करोड़ की योजना है, 7 इंजन है इसमें। कितने इंजन हैं? 7 इंजन है PM गतिशक्ति योजना। और इनमें देखिए, अब देख लीजिए, इन सभी को एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइए अब कुछ चर्चा कर लेते हैं इन्हीं के हिस्सों की, जो बजट के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं सड़क की। यहाँ पर हमने लिख दिए हैं पॉइंट जिनकी हमें चर्चा करनी है ताकि कुछ भूले ना। तो सड़क में क्या करना है कि 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज़ का निर्माण 2022-23 के वित्त वर्ष में ही किया जाएगा, है ना। कितना? 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण 2022-23 के वित्त वर्ष में किया जाएगा। साथ ही 4 मल्टी मॉडल
लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। सड़क के अंतर्गत ही 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जाएगा। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यानी जहां आप सामान रख सकते हो, व्यवसाय संबंधित गतिविधियां जहां पर की जा सकती हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक। असम के जोगी घोपा में पहला लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा चुका है और अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। तो ये हो गई सड़क की, यानी कि सड़क संरचना में क्या क्या चीज़ें आनी है, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो होंगे वो सड़कों से सटे हुए होंगे, इसलिए इसको हमने इसी वाले में बता दिया है। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे में पहले नंबर पर आप समझ लीजिए कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये स्कीम रेलवे द्वारा चलाई जा रही है। ये है कि स्थानीय जो भी चीज़ें हैं, स्थानीय जो भी उत्पाद बन रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। दूसरा है 2000 किलोमीटर कवच प्रणाली की पटरियां विकसित की जाएंगी, यानी 2000 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है वो कवच प्रणाली के आधार पर बनाई जाए। कवच प्रणाली क्या है? जो आमने सामने से ट्रेन आ जाती हैं, जो कोलैप्स होती हैं, भिड़ती हैं, उनसे बचाने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। कितने? 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और ये रखा गया है 3 वर्षों में। साथ ही 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी 3 वर्षों में। कितनी चलाई जाएंगी? 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी 3 वर्षों में। ये हमारी बात हो गई रेलवे की। अब एक और नया प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है और वो है पर्वतमाला प्रोजेक्ट, पर्वतमाला योजना। क्या है? पर्वतमाला का है ना, समझिए कि पर्वतों की कोई माला। पर्वतमाला बेसिकली ये है कि जब इस पहाड़ से उस पहाड़ तक, इस चोटी से उस चोटी तक जाना है तो उसके लिए रोपवे को सार्वजनिक परिवहन के तौर पर, यानी रोपवे नहीं, इधर इस पहाड़ की चोटी पर रस्सी लगा दी गई, इधर लगा दी गई, तो इसके बीच में ये ट्रॉलीज टाइप की बना दी जाती है, इनके माध्यम से, यानी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे को लाया जाएगा। और ये 8 रोपवेज बनाए जाएंगे। कितने रोपवेज बनाए जाएंगे भी इसमें वित्त वर्ष में? 8 रोपवे बनाए जाएंगे और देखा जाएगा भाई का क्या परिणाम है। तो ये नया आया है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। अब आइए चर्चा करते हैं कृषि पर। कृषि में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। साथ ही क्या है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी के 5 किलोमीटर दोनों किनारों पर जो केमिकल रिलेटेड कृषि है उसे नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही पानी बह करके नदी में मिल जाता है और नदी में समस्या हो जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल प्रवेश कर जाता है, नदी प्रदूषित होती है। साथ ही 5 नदी जोड़ो परियोजनाओं की भी बात की गई है। 5 नदी लिंक परियोजनाएं, नदी लिंक परियोजनाएं। इनमें खास बात देखिए, 2 चीज़ों का खास ध्यान, नदी लिंक परियोजनाओं से 2 बड़े लाभ होते हैं। एक तो कृषि का, जैसे कई बार सूखा पड़ा रहता है, वहाँ कृषि की बड़ी समस्या होती है, पेयजल की समस्या होती है। तो जिस नदी का जल ज़्यादा है उसको अगर आप सूखी नदी में डाल देते हो तो वहाँ के लोग इस समस्या से उबर सकते हैं। दूसरा हो जाता है जैसे कि बाढ़ आधारित कोई क्षेत्र है जहाँ बाढ़ है, कोई क्षेत्र है जहाँ सूखा है, तो जहाँ सूखा है वहाँ का भी नॉर्मल हो जाएगा माहौल और जो बाढ़ वाला है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो 5 नदी लिंक परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिनमें से पहली है दमन गंगा और पिंजाल।
दूसरी है पार, तापी, नर्मदा। तीसरी है, बहुत बार सुना, कृष्णा गोदावरी। चौथी है कृष्णा पेन्नार। पांचवी है कावेरी पेन्नार। तो ये नदी जोड़ो, ये नदी लिंक परियोजनाएं हैं। दमनगंगा पिंजाल, दमनगंगा महाराष्ट्र की, पिंजाल गुजरात महाराष्ट्र में है। तो गुजरात के जो कच्छ वाला इलाका है और कुछ इलाके हैं वहाँ पर बहुत सूखा रहता है, तो ऐसे में दमनगंगा पिंजाल या पार, तापी, नर्मदा जो परियोजना है, इनके माध्यम से ऐसी जगहों पर जल पहुँचाया जा सकता है। ये सारी नदियाँ वो महाराष्ट्र गुजरात वाले इलाके की हैं। कृष्णा गोदावरी की जानकारी है हमें, कृष्णा पेन्नार, कावेरी पेन्नार, लगभग ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में जो समस्या है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि उत्तरी भारत में पेरेनियल रिवर्स हैं, क्योंकि जो उत्तर भारत में हिमालय जैसा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो कि स्नो लाइन से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ऐसे में बर्फ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती, ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। स्नो लाइन होती है तो स्नो लाइन लगभग 4000 मीटर होती है शायद, तो स्नो लाइन जब तक नहीं आप पहुंचोगे तब तक आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। तो हिमालय में तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ की नदियों का जो जल है वो वर्षा से तो जो प्राप्त होता ही है, साथ में वर्ष भर ये ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं उनके माध्यम से भी जल की प्राप्ति होती रहती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत ज़्यादा ऊंचा ना होने के कारण, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट ज़्यादा ऊंचा ना होने के कारण यहाँ बर्फ़ की संभावना इतनी नहीं रहती हैं, तो ऐसे में ये नदियाँ बारिश पर भी डिपेंड कर पाती हैं। इनमें पूरी तरह से जल यह साल भर जल रहना असंभव सा हो जाता है। हालांकि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं क्योंकि उसमें वर्ष भर पानी बना रहता है। तो इसीलिए जो नदी लिंक परियोजनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं दक्षिण भारत के लिए, प्रायद्वीपीय भारत के लिए, क्योंकि वहाँ पर नदियों में वर्ष भर जल नहीं रहता है। केन बेतवा जो लिंक है उसको 40,000 करोड़ से रुपये ज़्यादा अभी तक दिए भी जा चुके हैं। इस परियोजना पर काम चल भी रहा है, केन बेतवा लिंक पर। तो ये हमारी 5 नदी लिंक परियोजनाएं हो गई। कौन कौन सी हो गई? पिंजाल, दमनगंगा, पार, तापी, नर्मदा, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा पेन्नार, कावेरी पेन्नार। अगला है पीएम-ई विद्या योजना। पीएम-ई विद्या योजना। पीएम-ई विद्या योजना में 2 खास बातें आपको याद रखनी है। पहले तो इसका उद्देश्य समझ लीजिए। शिक्षा को भी डिजिटलाइज किया जा रहा है, यानी इसको जब ये कोरोना वाला समस्या आई, ये महामारी आई, तो उस दौरान शिक्षा प्राप्त करना, यानी कि जो हायर एजुकेशन है या कैसी भी एजुकेशन थी उसे कठिनाई हो रही थी प्राप्त करने में। तो ऐसे में पीएम-ई विद्या योजना के माध्यम क्या होगा, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कोर्सेज को ऑनलाइन आप देख सकते हैं, यानी उसे डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। कोर्सेज को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। एक है 1 क्लास 1 टीवी। ये योजना बहुत समय से चल रही थी, 1 क्लास 1 टीवी। तो ऐसे में क्या होता था कि भाषाओं के हिसाब से चैनल चलाए जा रहे थे, उसमें जिस भाषा के बच्चे होंगे वो पढ़ सकते थे। तो ये चल रहे थे 12 चैनल, लेकिन अब इन्हें 200 तक किया जा रहा है, यानी स्थानीय भाषाओं में भी अब 1 to 12, ये क्लास 1 से 12 तक की जानकारी जो 1 क्लास 1 टीवी के माध्यम से अभी तक 12 चैनलों में दी जा रही थी, अब ये दी जाएगी 200 चैनलों पर। तो ये है हमारा पीएम-ई विद्या योजना। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज को डिजिटलाइज कर देना और क्लास 1 to 12 तक के जो 12 चैनल चल रहे थे 1 क्लास 1 टीवी वाले, वो उन्हें अब 200 कर दिया जाएगा। अगला है रैंप योजना। रैंप योजना में ए से है एक्सीलरेशन, पी से है प्रोडक्शन, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक्सीलरेट करना है, उत्पादन हो रहा है उसको बढ़ाना है। तो आप समझ लीजिए रैंप योजना है, ये हमारी संबंधित है एमएसएमई सेक्टर से। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि रैंप योजना किस सेक्टर से संबंधित है, या एमएसएमई से संबंधित कौन सी योजना हाल ही के बजट में जिसकी चर्चा की गई, तो वो है हमारी रैंप योजना। अगला है पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन योजना,
यहाँ पर डिवाइन में देखिए एन ई लिखा हुआ है। एन ई का मतलब है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों का विकास करने के लिए पीएम डिवाइन योजना चलाई जा रही। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए हाल ही में कौन सी योजना चलाई गई, उसमें ये ऑप्शन आपको मिल सकता है। अगला है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। ये जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम है, ये जो सीमावर्ती जितने भी गांव हैं उनके विकास के लिए, सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए इस योजना को चलाया जाएगा। अगला पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर का। 2025 वर्ष 2025 तक जो दूर दराज के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनको ऑप्टिकल फाइबर से गांवों को जोड़ करके इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। और आप समझ सकते हैं इसमें बिना इंटरनेट के क्या स्थिति होती है। गांवों में भी जानकारी के लिए इंटरनेट चाहिए ही, कृषि संबंधी जानकारी हो चाहे कैसी भी जानकारी हो, तो 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। अब 2025 में क्या क्या है, आप अभी और भी चर्चा करी हमने। 2025 तक में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त करनी है। कितनी? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करनी है। टीबी से यानी क्षय रोग से मुक्ति भी पानी है हमको 2025 तक। ऑप्टिकल फाइबर बिछा देना है 2025 तक। अब पीएम आवास योजना अगला पॉइंट है। पीएम आवास योजना, इसमें क्या किया जाएगा? पीएम आवास योजना में 80 लाख मकान जो है पीएम आवास योजना के तहत इस वित्त वर्ष में बनाए जाएंगे। अगला है मध्यस्थता केंद्र। तो मध्यस्थता केंद्र वैश्विक स्तर पर जो मध्यस्थता केंद्र है, यानी वैश्विक स्तर पर जो न्यायिक समस्याएं पैदा होती हैं उनके निपटारे के लिए, तो पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बना भी दिया गया है अहमदाबाद में। समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर बना दिया गया है? अहमदाबाद में। अगला है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी आप देख रहे हैं हाल में एक ऐसी मुद्रा है जो आभासी मुद्रा होती है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई थी उस पर आधारित होती है। तो क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा? 30% टैक्स काटा जाएगा क्रिप्टो करेंसी पर। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे ध्यान रखिएगा आप। हाँ, एक कार्गो टर्मिनल में एक पॉइंट छूट गया है कि कार्गो टर्मिनल जो स्थापित किए जाएंगे 100 कार्गो टर्मिनल रेलवे में, तो आसनसोल झारखंड के आसनसोल में झारखंड के आसनसोल में पहला कार्गो टर्मिनल स्थापित भी किया जा रहा है। झारखंड के आसनसोल में पहला कार्गो टर्मिनल स्थापित भी किया जा रहा है। दोस्तों, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए। एक आप ट्रिक भी याद कर लीजिए। फूफा पेट्रोल पिए और मन किसान का जले। फूफा पेट्रोल पिए, मन किसान का जले। तो यहाँ पर फूड आइटम हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्सिडी किन चीज़ों में ज़्यादा दी जा रही है, सर्वाधिक सब्सिडी किस में, और सर्वाधिक बजट किसको अलॉट किया गया। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सर्वाधिक सब्सिडी प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो पहला है फूड आइटम, खाद्य संबंधी जो क्षेत्र है। दूसरा हुआ फर्टिलाइजर और तीसरा हुआ पेट्रोल। इन 3 चीज़ों में सर्वाधिक सब्सिडी प्रदान की जा रही। नंबर 1 पर है फूड आइटम पर, सेकंड नंबर पर फर्टिलाइजर पर और थर्ड नंबर पर है पेट्रोल पर। फूड आइटम मतलब कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो ये तो हो गए सब्सिडी वाले, और ये होगा किस पर सरकार सर्वाधिक खर्च कर रही है, किन योजनाओं पर? मनरेगा पर, पीएम किसान योजना और जल जीवन मिशन।
इन 3 पर सर्वाधिक खर्च किया जा रहा है। मनरेगा पर खर्च किया जा रहा है 73,000 करोड़ रुपया, यानी किया जाएगा इस बजट में। पीएम किसान में किया जाएगा 68,000 करोड़ रुपया, और जल जीवन मिशन में किया जाएगा लगभग 61,000 करोड़, याद नहीं आ रहा है मुझको, 60 या 61,000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें खर्च किया जाना प्रस्तावित है। तो ये बजट के कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई हैं, और इसको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन इससे ही प्रश्न बनेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत शॉर्ट करके आपको बताया है और कई जगह से कलेक्ट करके इस चीज़ को आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।